वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की। वर्क जैसे कि हम फिजिक्स में वर्क पढ़ चुके हैं कि हमारे पास काम है और वर्क को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू, जो कि हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। ठीक। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारे पास डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। और एनर्जी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि हम जो हमारे पास जो एबिलिटी है काम करने की वो हमारे पास क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। अब एक प्रिंसिपल बनाया गया है जिसमें हम वर्क और एनर्जी को रिलेट करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो जो वर्क है उसके यूनिट्स हमारे पास न्यूटन मीटर जो है वो जाउल के बराबर है और एनर्जी भी हम जाउल्स में मेजर करते हैं। तो इस वजह से मतलब कि इन सेम यूनिट्स होने की वजह से मतलब कि ये हमारे पास एक मतलब कि यूनिट है इनके। और फिर उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो वर्क है यानी कि जब हम कोई काम परफॉर्म करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारे पास उस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर एबिलिटी बनती है काम करने की। ठीक। अब अगर हम उसकी में एग्जाम्पल किस तरह से देख सकते हैं स्टूडेंट्स की, जिस तरह से मेरे पास एक कार है और कार जो है वो इनिशियली मैं एक केस कंसिडर करने लगी हूँ कि इनिशियली इसके ऊपर इसकी जो वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है, वो मैंने क्या डिनोट किया उसको वी आई से। और वी आई जो है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और इसका जो मैस है यानी कि इस कार का जो मैस है वो एम है। और अब ये जो इस कार के ऊपर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने जा रही हूँ, यानी कि मैं इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करूंगी जिसकी वजह से इसके अंदर यानी कि इसकी जो स्पीड है उसमें इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है। जब स्पीड में इंक्रीज आया तो मेरे पास ये कार जो है इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करके ये इस पॉइंट तक पहुंची है। अब अगर अगर हम देखें यानी कि अगर ये इस पॉइंट तक पहुंची है तो इसने यहाँ से यानी कि इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक अगर हम डिस्टेंस देखें स्टूडेंट्स तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, डी डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो कि डायरेक्टेड डिस्टेंस है, इस वजह से हम उसको डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स यानी कि जो इसने फाइनल वेलोसिटी अटेन की, जो मैंने फोर्स लगाई थी उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी में क्या आया, इंक्रीज आया, जो कि मैंने वी एफ से डिनोट कर दिया है। ठीक। या और ये इसका फाइनल पॉइंट है, यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसने जो ट्रैवल किया वो डी डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर हम इसके ऊपर स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, जो कि हमने पढ़ रखी है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है कि हमें वो डिस्टेंस और चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि 2AD जो है वो हमारे पास क्या होगा, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ये थी और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ये है, तो इसकी मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसमें। क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास, जब हमारे पास चेंज आता है वेलोसिटी में, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। जिससे हम ये वाली जो इक्वेशन है यानी कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगाएंगे, जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है और डिस्टेंस और एक्सेलरेशन को जो है वो रिलेट करेगी चेंज इन वेलोसिटी के साथ। ठीक है। तो 2AD इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो स्टूडेंट्स में 2A को उधर जो है राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड कर सकती हूँ इंटू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, यानी कि ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई जिसमें मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास एक इक्वेशन जो कि न्यूटन्स ने हमें बताई थी, वो हमारे पास क्या थी, न्यूटन सेकेंड लॉ, जो कि हमें ये कहता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है। यानी कि ये जो फोर्स आपने इस कार पे लगाई थी ये डायरेक्टली रिलेटेड किसकी होगी, एक्सेलरेशन की। यानी कि जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतनी ही उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी पर यूनिट टाइम। ठीक। और वो आल्सो रिलेटेड टू इट्स मैस होगी। अगर हमारे पास मैस जो है वो ज्यादा होगा तो उसमें जो है हमारे पास मतलब कि मैस जो है वो अगर किसी बॉडी में ज्यादा होगा तो उस पर ज्यादा फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन इस केस में क्योंकि हमारा मैस कांस्टेंट है यानी कि उसी कार पे हम लगा रहे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है। ठीक। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस भी है। ठीक। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 2 होगी। अगर मैं क्योंकि मैं वर्क डन की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है। अगर मैं 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करूंगी स्टूडेंट्स और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है।
यानी कि यहाँ अगर आप देखें कि जो मैं इक्वेशन लिखने जा रही हूँ उसमें मैंने राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये चीज़ बन गई। अगर हम अब देखें कि मेरे पास F इंटू डी जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास वर्क डन कहलाएगा। जैसा कि हमने स्टार्टिंग लेक्चर में, मतलब कि इसी लेक्चर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि वर्क हमारे पास क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक, तो हमारे पास क्या है, वर्क आ गया, यानी कि F इंटू डी हमारे पास वर्क है। और अगर मैं ए को ए से कैंसिल कर दूं, क्योंकि यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए जो कि एक्सेलरेशन है, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनती है वो हाफ वी एफ का स्क्वायर इंटू एम माइनस हाफ वी आई का स्क्वायर इंटू एम, यानी कि मैंने ये ब्रैकेट जो है इसको ओपन कर दिया। ठीक, जिससे मेरे पास जो इक्वेशन बनी है स्टूडेंट्स, जो फाइनल इक्वेशन मैं लिखने जा रही हूँ वो हमारे पास बनी है हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर। ठीक, और ये मेरे पास क्या है, वर्क डन। यानी कि वर्क डन जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या बना है इस केस में, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास वर्क डन जो है वो ये हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ रखा है वो हमारे पास क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और ये हमारे पास वो एनर्जी है स्टूडेंट्स जो कि कोई बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू इट्स, मतलब कि मोशन की वजह से जो बॉडी पोजेस करती है एनर्जी, वो हमारे पास क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जिसे काइनेटिक एनर्जी और एफ लिख दिया मैंने, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या शो कर रहा है, चेंज को शो कर रहा है। यानी कि जब हम किसी फाइनल प्रोडक्ट में से इनिशियल प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमें क्या बताता है, चेंज बताता है। जिससे मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो वर्क डन होना बॉडी है, यानी कि जो काम हमने परफॉर्म किया है वो इक्वल होगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि चेंज मैंने आपको जैसा से बताया कि अगर हम फाइनल प्रोडक्ट में से इनिशियल प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें कोई नेट प्रोडक्ट देगा जिसे हम क्या कहते हैं, चेंज, यानी कि उसमें कितना डिफरेंस कितना आया है। डिफरेंस यानी कि माइनस साइन से हम निकालते हैं हमेशा। तो ये इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है, कि उतने उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी में कितना चेंज आया। और ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कहलाता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये हमारे पास क्या कहलाता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। यानी कि जिस प्रिंसिपल के तहत हम जो है वो क्या कर सकते हैं कि हम एनर्जी और वर्क को आपस में रिलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ मैंने काइनेटिक एनर्जी की बात की है, क्योंकि हम लोगों ने कार की बात की थी और कार जो है वो मोशन में थी, यही चीज़ हम पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी देख सकते हैं। कि जिस तरह से अगर मैं एक केस लेती हूँ कि जिसमें मेरे पास ये ग्राउंड है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर से मैंने क्या किया कि बॉल है मेरे पास स्टूडेंट्स, और बॉल को मैंने जो है वो ऊपर मतलब किसी फोर्स के जरिए मैंने उस पर फोर्स लगाई है और मैंने उसको उछाल के इस पॉइंट तक पहुंचा दिया। ठीक है, अब मैंने जो वर्क परफॉर्म मतलब किया है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी किया है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटी जो है हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है, जो हमें मतलब कि बॉडी को हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास क्या होगी, mgh। ठीक है, mgh हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इसमें जो हाइट है, यानी कि अगर हम देखें इनिशियली जो इसकी हाइट थी स्टूडेंट्स वो क्या थी, h1 थी, जो कि 0 के बराबर है। अगर मैं ग्राउंड पे देखूं वो ग्राउंड को टच कर रही है, यानी कि उसने कोई हाइट अटेन नहीं की। लेकिन यहाँ अगर मैं देखूं तो उसके पास हाइट जो है वो h2 है, जो कि यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास हाइट होगी। ठीक, तो अगर मैं इस केस में भी देखूं स्टूडेंट्स कि जो मैंने वर्क परफॉर्म किया, यानी कि मैंने जो फोर्स लगाई और उसने इतनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस की, तो वो किसके बराबर होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर होगी। यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या है, mgh2 माइनस mgh1, यानी कि mgh2 माइनस mgh1 होगी हमारे पास, जो जिससे मुझे पता चलता है कि फाइनल यानी कि इस पॉइंट पे उसके पास जो है वो ग्रेटेस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी। और यहाँ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, अगर हाइट 0 है तो 0 होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो इस पोजीशन पे मैं उसको देख रही हूँ, क्योंकि हम हाइट हमेशा रेफरेंस से मेजर करते हैं। अगर आप ग्राउंड लेवल ये रख रहे हैं तो आपके पास इस टाइम हाइट 0 है, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल चेंज कर देते हैं और उसकी बॉल की पोजीशन किसी और लेवल से मेजर करते हैं, तब आपके पास हाइट की वैल्यू कोई और हो जाएगी। लेकिन इस
इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है वो क्या बताता है कि हमारे पास वर्क जो है वो बराबर है चेंज इन एनर्जी के, यानी कि एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है या फिर पोटेंशियल एनर्जी में आ रहा है। इसी तरह ये तो मैंने एक बॉल की एग्जांपल ली, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हम काम कर रहे थे तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया जो कि हमें क्या बताता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। इसी तरह आप स्प्रिंग के केस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो कि आज हमने डिस्कस किया।